अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सफीर हुसैन क्लासरा। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 43 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से काफी सारे बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज इसके टाइटल में ही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये इसका जो टाइटल है इसी से ही एमसीक्यूज बनता है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन गिवन होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। आज हम टॉर्क को स्टडी करेंगे कि टॉर्क होता क्या है। सिंपल हम ये कहते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सलरेट होता है। इट मींस कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है लीनियर मोशन की। ये बात हो रही है लीनियर मोशन की। इट मींस के हमारी जो फोर्स है वो डिटरमाइन करती है लीनियर एक्सेलरेशन, बट हमारा जो टॉर्क है ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी से हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी which determines the angular acceleration in the object is called torque. ये सिंपल हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, the turning effect of force produced in a body about an axis is called torque. The turning effect of force produced in a body about an axis is called torque. सिंपल हम ये कहते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो ये किसी दो क्वांटिटीज का क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। इसी हवाले से हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है हमारे पास। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द फोर्स वेक्टर। हम ये कहते हैं कि जो टॉर्क है, सिंपल हम कह सकते हैं इट इज अ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। कहां से पोजीशन वेक्टर है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। हम ये कहते हैं कि टॉर्क को हम किस सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं? टॉर्क को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सैंपल है टॉर्क। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर एरोहेड का साइन लगा देते हैं। यहां से हमें पता चल गया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसकी डेफिनेशन में बता चुके हैं, इट इज अ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इसका वेक्टर प्रोडक्ट है आपका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द फोर्स वेक्टर। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द अप्लाइड फोर्स एफ is called torque. अब हमने चार डेफिनेशंस यहां पर टॉर्क की पढ़ी है। सबसे पहले सिंपल क्या कह देते हैं हम? मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। दूसरी, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है? वो कौन सी होती है? टॉर्क होता है। तो उसी हवाले से हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस is called torque.
सिंपल हम इसको यूं भी कह देते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। या फिर हम नंबर 4 पे ये कह देते हैं, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड अप्लाइड फोर्स एफ इज कॉल्ड टॉर्क। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम ओपन करते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इट मींस के पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी आर, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगी एफ, साइन ऑफ एंगल, क्यों हमने साइन ऑफ एंगल लिखा, क्योंकि क्रॉस का साइन था, चूंकि टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यहां पर हम डिस्कस करते हैं इन कंपोनेंट्स को, इन फैक्टर्स को। इट मींस कि आर क्या है, आर हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास फोर्स एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। उसके बाद हमारे पास ये थीटा क्या है, ये एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर एंड एफ। एन यूनिट वेक्टर क्या है, एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो इस टार्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टार्क एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। हमने क्या करना होता है, हमने एक इसकी डेफिनेशन करनी होती है, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी होती है। आइए हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ टार्क, सिंपल मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ टार्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ टार्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। इस इक्वेशन में हमने लिखा टार इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसमें जो आर एफ साइन थीटा है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, एंड एन यूनिट वेक्टर क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये हमेशा ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सतह से अमूमन होता है, और फिर ऐसे वेक्टर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं बाय राइट हैंड रूल। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, हम पहले राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। सिंपल, हम इस राइट हैंड की ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, हम कहते हैं कि दीज कर्लिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास कौन कौन से दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास है एक पोजीशन वेक्टर आर और दूसरा है अप्लाइड फोर्स। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास ये दो कर्लिंग फिंगर्स हैं, इनमें ये है पोजीशन वेक्टर और ये है अप्लाइड फोर्स, ये दो वेक्टर्स हैं। अब दो वेक्टर्स प्लेन कब डिफाइन करते हैं, जब दो वेक्टर्स की टेल्स आपस में ज्वाइन हो जाए। सिंपल, हम इन कर्लिंग फिंगर्स के ये एंड पॉइंट्स जो है, हम ये कहते हैं कि ये एंड पॉइंट्स किस चीज को शो करते हैं, टिप और हेड ऑफ ए वेक्टर। अगर ये टिप और हेड ऑफ वेक्टर है देन दीज एंड्स आर कॉल्ड टेल्स ऑफ वेक्टर। अगर हम गौर से देखें तो ये टेल्स आपस में ज्वाइन है। कहने का मतलब ये है कि आर और एफ दोनों एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं। देन दिस इरेक्ट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, टार्क। और फिर अगर हम देखें इस इरेक्ट थंब और इस दो वेक्टर्स के बनाए गए प्लेन के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। देन हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ टार्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। सिंपल, हमने यहां पर लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ टार्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ टार्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन
and explain right hand rule. Yeah, how we can determine the direction of torque. हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? किससे हम फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड रूल से। अब हम एग्जांपल्स देते हैं कि टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सिंपल, हमारे पास एक नट को लूज या टाइट करने के लिए हम एक स्पेनर या रेंच यूज करते हैं। हमने यहां पर लिखा व्हेन अ स्पेनर इज यूज्ड टू टाइटन और लूज अ नट देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। ये मैंने फिर में दिखाया हुआ है कि ये मेरे पास एक नट है, ये नट है, इस नट को मैंने लूज या टाइट करना है। लूज या टाइट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? रेंच या स्पेनर यूज करता हूं। जब मैं यहां पर स्पेनर यूज करता हूं, जो ही मैं स्पेनर यहां पर लगाता हूं, अब अगर तो मैं इस डायरेक्शन में यूं, अगर मेरे पास ये वो नीडल या एक्सल है जिसके ऊपर नट लगा हुआ है, अगर मैंने इस नट को लूज या टाइट करना है तो मैं स्पेनर यूज कर रहा हूं, रेंच यूज कर रहा हूं। मैंने रेंच यहां पर लगा दिया। अब अगर मैं फोर्स लगाता हूं यूं, तो ये मेरा जो नट है वो ना लूज होगा ना टाइट होगा। कब ये नट लूज या टाइट होगा? जब मैं फोर्स यूं लगाऊंगा या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगाता हूं, देन मेरा ये नट लूज या टाइट होगा। अब मेरे पास यहां पर जब हमने किसी नट को लूज या टाइट किया तो वो अपने एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। इस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट करता है। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दे देते हैं। जिस पॉइंट के गिर्द, अब हमारे पास ये जो नट है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है। उस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फिर हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्पेनर और रेंज, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। क्या नाम दे देते हैं? मूवमेंट आर्म। इस मूवमेंट आर्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम सिंपल कह देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। अब चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हम कब कहेंगे? जब हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को सिंपल हम लेट से पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम पी का नाम दे रहे हैं जिसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है। अगर मैं इसको पी का नाम दे देता हूं और मैंने इसकी अगर पोजीशन लोकेट करनी है तो मैं एक पोजीशन वेक्टर यूज करता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं आर का। देन यहां पर ये जो आर है ये उसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सिंपल हम ये कह देते हैं कि सीसॉ रोटेट्स ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू टॉर्क इम्बैलेंस। हमारे पास पार्ट्स में एक सीसॉ एम होती है, उसमें भी हमारा ये जो सीसॉ है वो रोटेट करता है ऑन ऑफ टू द ग्राउंड। किस वजह से करता है? ड्यू टू द टॉर्क इम्बैलेंस। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने यहां पर कोट की है। अगर हमारे पास ये मैंने लिखा है द नट इज इजी टू टर्न विद अ स्पिनर। अगर हम इस नट को हाथ से रोटेट करते तो ये इजीली रोटेट ना होता। हमने इसको लूज या टाइट करने के लिए स्पिनर यूज कर लिया। अगर मैं स्पिनर का हैंडल लॉन्ग रखता हूं, इट मींस कि मैं बड़ा स्पिनर यूज करता हूं, तो ये नट इजीली रोटेट होगा। इट मींस कि वो इजीली हमारे पास नट लूज या टाइट हो सकता है। यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो टॉर्क है ये ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा कब? जब इस स्पिनर या रेंच का ये जो हैंडल है वो बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, उस वक्त हमारा जो टॉर्क होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब हम क्या करते हैं? हम कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। इस
पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का, जिस पॉइंट के गिर्द हमारी बॉडी हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? द पॉइंट अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट कैन रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवट पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट करे उसको पाइवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यूं हमारे पास जो सीलिंग फैन होते हैं, इस नीडल के गिर्द हमारा ये जो फैन रोटेट कर रहा होता है, ये नीडल क्या कहलाती है? ये उसका पाइवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। या इसके अलावा हमारे पास साइकिल का जो व्हील होता है, साइकिल का व्हील हमारा यूं इस तरह से रोटेट कर रहा होता है। ये जो एक्सल यूज की जाती है वो एक्सल क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट पॉइंट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या इसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये मैंने एरोहेड का साइन दिखाया कि या तो हम इस नट को लूज या टाइट करने के लिए फोर्स यूं लगाएंगे या फिर यूं लगाएंगे। इसलिए इस आर को हमने पीछे क्या कहा था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर अगर देखें तो आर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों कहा था? क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स के परपेंडिकुलर है। अगर हम गौर करें तो पोजीशन वेक्टर और इस फोर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए हमने कहा कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसके बाद है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या है? सिंपल हमने यहां पर कहा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म कहते हैं। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान है। कौन से दो पॉइंट्स? एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन और दूसरा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम सिंपल इसको डिफाइन कर देते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। कौन सा? यहां पर हम देख लेते हैं। ये डिस्टेंस हमने इसको परपेंडिकुलर क्यों कहा? क्योंकि ये फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस हवाले से हमने इसको परपेंडिकुलर कह दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। अब यहां से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवट पॉइंट और मूवमेंट आर्म, या फिर सिंपल ये कह देते हैं कि define the following terms: axis of rotation, line of action of force and the moment arm. उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिपेंडेंस फैक्टर ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डिपेंडेंस फैक्टर लिखें। टॉर्क कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? सिंपल, अगर हम टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो वो क्या है हमारे पास? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं कि टॉर्क हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक हमारे पास है आर। आर क्या? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड एफ। सिंपल हम यहां पर कहते हैं कि फर्स्ट इसका डिपेंडेंस फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। उसके बाद ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट मींस कि ये एफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फार्मूले को स्टडी करें तो फार्मूला क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होती है? आर एफ साइन थीटा। जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इट मींस के आर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कैसे? मैंने यहां पर ये दो डायग्राम्स बनाई है। हमारे पास ये भी स्पिनर है और ये भी स्पिनर है। यहां पर भी हम स्पिनर को किसी नट को लूज या टाइट करने के लिए इस्तेमाल करें, यहां पर भी। लेकिन इस स्पिनर या रेंज का जो हैंडल है वो लॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस रेंज। तो ये जो
स्पेनर है, इस स्पेनर से हम इस नट को इजीली हम नट को लूज या टाइट कर सकते हैं। इट मींस कि यहां पर ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा, यहां पर कम टार्क प्रोड्यूस होगा। वजह क्या है? यहां पर मूवमेंट आर्म ज्यादा है, यहां पर मूवमेंट आर्म कम है। थर्ड फैक्टर कौन सा है? थर्ड फैक्टर हमारे पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। अब देखिए एंगल की अगर मैं बात करूं, ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हम यू देते हैं। अब इस पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यू है। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं, इट मीन्स के किसी ऐसी यूं अगर मैं फोर्स लगाता हूं या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, मतलब कि किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, देन ये जो नट है ये लूज या टाइट होगा? कभी भी नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। दो वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर आर और अप्लाइड फोर्स एफ के दरमियान बनने वाले एंगल के ऊपर भी टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जब हम कहते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, देन टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टार्क प्रोड्यूस कब होगा? जब ये अप्लाइड फोर्स क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी टू द पोजीशन वेक्टर आर। अगर परपेंडिकुलर होगी तो एंगल क्या होगा? 90। टार्क क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम टार्क कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एफ एंड पोजीशन वेक्टर आर इज 90 डिग्री। उसके बाद टार्क जीरो कब होगा? अगर मैंने आपको पहले बताया कि टार्क कब जीरो होगा, जब ये अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, या तो वो एंगल बना रही हो 0 डिग्री या फिर 180 बना रही हो। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, फिर टार्क एक तो साइन 0 के इक्वल आ जाता है। दूसरी एक और रीजन होती है कि इस जब हमारी बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स की डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर के अलावा, देन वो फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास आउट होती है। तो फिर उस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है, डिस्टेंस है, वो 0 हो जाता है। इट मींस कि मूवमेंट आर्म 0 हो जाता है। जब मूवमेंट आर्म हम 0 लिखते हैं तो फिर हमारा टार्क क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट द डिपेंडेंस फैक्टर ऑफ टार्क। ये 3 फैक्टर्स होते हैं, हम इनको लिखते हैं। एक और यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टार्क व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो उसका टार्क फाइंड करें। पहला केस, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देन उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। अगर मैं एंगुलर इक्वेशन देखूं टार्क की, तो होती है टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसमें आई क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी है ही रेस्ट में तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो टार्क 0। उसके बाद दूसरी बात है कि व्हेन अ बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, देन उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फिर भी क्या होगा? 0 होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो टार्क क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इसके एग्जांपल्स पूछते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम इस वॉच की नीडल को डिस्कस करें, ये जो सुई है, अगर इसको हम डिस्कस करें, तो अगर हम इसकी मोशन की बात करें तो ये सुई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रही है। दूसरी बात, इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो भी यूनिफॉर्म है। इट मींस के ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। अगर हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसके
टार्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे पास इस सीलिंग फैन की बात करते हैं कि सर इसका टार्क क्या होगा। देखिए बच्चे, जब हमारा ये जो हम इसका बटन ऑन करते हैं, हमारा ये फैन स्टार्ट करता है रोटेट करना ये स्टार्ट करता है। इट मींस कि ये इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा होता है। उस वक्त उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होता है। जब उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसका टार्क भी इंक्रीज हो रहा है। कुछ टाइम के बाद वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। उस वक्त उसका टार्क क्या होगा, 0। फिर आप क्या करते हैं, आप इसका बटन ऑफ कर देते हैं। जो ही आप बटन ऑफ करते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, देन टार्क भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस सीलिंग फैन में 3 तरह का टार्क प्रोड्यूस होता है। स्टार्टिंग पे इंक्रीजिंग टार्क, जब वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, टार्क 0। जब वो हम उसका बटन ऑफ कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, देन उसका टार्क डिक्रीज होगा। उसके बाद इसके यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या है। अगर मैं टार्क की इक्वेशन देखूं, टार्क इज इक्वल टू आर एफ। आर क्या, पोजीशन वेक्टर, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और एफ क्या है, फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। देन टार्क के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन मीटर। उसके बाद टार्क की डायमेंशंस। डायमेंशंस हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को एम, एल और टी की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब हम क्वालिटेटिव नेचर बताते हैं। डायमेंशंस हमेशा हम किन क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, कौन कौन सी, टाइम, लेंथ एंड मास, इन टर्म्स में हम इनके यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, के जी एम एस माइनस 2 के। मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के जी एम स्क्वायर एस माइनस 2। के जी मास की डायमेंशंस क्या होती है, कैपिटल एम। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। लेंथ की डायमेंशंस क्या होती है, कैपिटल एम। एम का स्क्वायर है तो एल का भी स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड, टाइम का यूनिट है, टाइम की डायमेंशंस क्या होती है, कैपिटल टी। यहां पर -2 है तो -2। डायमेंशंस को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। देन हमने क्या किया, इन डायमेंशंस को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देन टार्क की जो डायमेंशंस आएंगी वो क्या होंगी, एम एल स्क्वायर टी -2। इस टॉपिक से बच्चे एक ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आता है इंपॉर्टेंट, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। उसके बाद कहता है कि डिफाइन टार्क एंड राइट इट्स मैथमेटिकल। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ टार्क। उसके बाद वो एग्जांपल्स मांगता है, लेट से। उसके बाद ये कहता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन आर पायलट पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड थर्ड टर्म होती है मोमेंट आर। नंबर 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि राइट द डिपेंडेंस फैक्टर ऑफ टार्क। 3 फैक्टर्स होते हैं। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टार्क व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। दोनों सूत्र में टार्क क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट में भी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 एंड एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के वक्त भी एंगुलर एक्सेलरेशन 0, टार्क विल बी 0। फिर कहता है कि राइट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ टार्क। यूनिट्स क्या होते हैं टार्क के, न्यूटन मीटर, एंड डायमेंशंस इसकी क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे टार्क इन रिजिड बॉडी का हम टार्क फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।